नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आर.के.जे. सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन कोस्टल शिपिंग बिल 2025 से रिलेटेड। ये विधेयक भारतीय इकोनॉमी पार्टिकुलरली कोस्टल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा आने वाले समय में फ़ायदा पहुंचाने वाला है। जहाँ तक फ़ायदे की बात है, फ़ायदा तो इसमें होगा ही, लेकिन कुछ राज्य सरकारें हैं जिनकी अपनी खुद की चिंताएं हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे उनके खुद की इकोनॉमी, उनकी खुद की कमाई से जुड़ा हुआ विधेयक है। तो राज्य सरकारों की कौन कौन सी चिंताएं हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करने वाले हैं इस विधेयक के सकारात्मक पहलू की, कि कैसे करके इससे हमारे देश की इकोनॉमी आने वाले टाइम पीरियड में बूस्ट होने वाली है, जॉब क्रिएट होने वाले हैं। क्योंकि इससे जो हमारी मैरीटाइम इंडस्ट्री है, इसके अलावा हमारे जो बंदरगाह हैं, जहाज़ हैं, इनसे जुड़े जो उद्योग हैं आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा फलने फूलने वाले हैं। एक बात और ये है कि ये भारतीय इंडस्ट्री को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। सबसे पहले तो हम परिचय की बात कर लेते हैं इंडियन कोस्टल इंडस्ट्रीज़ की। यदि हम चर्चा करें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, भारत के तटीय उद्योग, जिसको इंडियन कोस्टल इंडस्ट्री भी बोला जाता है, ये जियोग्राफी, इकोनॉमी, पर्यावरण और सरकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। यदि हम भारत के कोस्टल इंडस्ट्री की बात करें तो भारत की समुद्री सीमा है 7,516 किलोमीटर की लंबी। इसमें मेनलैंड भी शामिल है, इसमें आइलैंड भी आ जाते हैं। पार्टिकुलरली 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में बंदरगाह, मछली पालन, नौवहन, पर्यटन, नमक प्रोडक्शन, पेट्रोकेमिकल, इसके अलावा तेल और गैस की खुदाई आ जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर सागरमाला परियोजना, ब्लू इकोनॉमी जैसी की पहल हमको यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रही हैं। इसीलिए कोस्टल इंडस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, पार्टिकुलरली आने वाले टाइम पीरियड में, यदि हम चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बंदरगाह और नौवहन की। 12 प्रमुख बंदरगाह हैं हमारे पास में। जैसे कि यदि हम पश्चिमी तट की तरफ में जाते, यदि हम भारत के वेस्टर्न साइड की तरफ में जाते हैं तो इस तरफ आप देखेंगे कांडला पड़ता है, डीपीसी जिसको बोला जाता है। इसके अलावा मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, नाहवा, सोवा जहाँ पर लोकेटेड है, एंड मुर्मू गोवा में है। इसके अलावा कोच्चि। पूरब की तरफ यदि हम जाएंगे किनारे किनारे समुद्र के, तो यहाँ पर चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कलकत्ता मतलब हल्दिया। अब हमारे देश में अंदर ही अंदर ट्रेड होता है, समुद्र से अंदर ही अंदर हम जुड़े हुए हैं, अंदर ही अंदर हम व्यापार भी करते हैं। जैसे कि नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी में, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी में। इसके अलावा ये वाला जो सेक्टर है सीधे सीधे जुड़ा हुआ है मछली पालन वाले एरिया से। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश माना जाता है, यदि हम 2023 के डेटा के हिसाब से यदि देखेंगे तो। इसके अलावा ब्लू रिवॉल्यूशन समुद्री और अंतर्देशीय मछली पालन को बढ़ावा देता है। प्रमुख राज्यों की यदि हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल एंड तमिलनाडु। साथ ही साथ हम यहाँ से गैस और तेल भी निकालते हैं, इसलिए भी ये सेक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अब तटीय तेल क्षेत्र की बात करें तो मुंबई है, अरब सागर में कृष्णा गोदावरी बेसिन है जिसको केजिन बेसिन बोलते हैं, एंड रिफाइनरी है रिलायंस ने लगाया जामनगर में, HPCL विशाखापट्टनम में। साथ ही साथ इस एरिया में हम नमक उत्पादन भी करते हैं, इसलिए ये एरिया और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। गुजरात में कच्छ वाला एरिया, तमिलनाडु में वेदारण्यम, राजस्थान में सांभर झील। पर्यटन की बात करें, समुद्री पर्यटन में केरल, गोवा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। समुद्र देखने जाते हैं लोग, नहाने जाते हैं, बीच का आनंद लेने जाते हैं, कोरल रीफ देखने के लिए लोग जाते हैं। ये तो था कोस्टल इंडस्ट्री का परिचय। इसके बाद सीधे सीधे हम चलते हैं आर्टिकल की तरफ, जो कि बात करता है कोस्टल शिपिंग विधेयक 2025 के बारे में, कि राज्यों की कौन कौन सी चिंताएं हैं।
इसके अलावा कौन कौन से इसके सकारात्मक पहलू हैं, इन सभी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। कोस्टल शिपिंग बिल 2024 भारत के स्वामित्व वाले जहाज़ों की संख्या सबसे पहले तो बढ़ाने का काम करेगा। ये कैसे करके संभव है? भारत सरकार का विधेयक, इस विधेयक के माध्यम से सरकार इंडिया के स्वामित्व वाले जहाज, इंडियन आउंड वेसल्स की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रावधान लेकर के आई है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है फॉरेन वेसल्स पर हम निर्भरता कम करेंगे और भारतीय कंपनियों को समुद्री व्यापार में अधिक भाग लेने के लिए हम प्रोत्साहित करें। जैसे सबसे पहले जो विदेशी जहाज हैं उनको नियम कानून के दायरे में लाया जाएगा, नियम कानून में उनको बांधा जाएगा, तो जाहिर सी बात है भारतीय जहाज़ों को हम कुछ छूट देंगे। इस विधेयक के अंतर्गत भारत के तटीय व्यापार में विदेशी जहाज़ों के उपयोग को कंट्रोल करने के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम लागू किया गया है। कैसे? विदेशी जहाज़ों को भारत के कोस्टल ट्रेड में भाग लेने के लिए सरकार से स्पेशल परमिट लेना पड़ेगा। इससे भारतीय कंपनियों को खुद के जहाज़ खरीदने और संचालित करने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाता है, क्योंकि वे विदेशी जहाज़ों की भागीदारी अब सीमित हो गई है। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि भारत के समुद्री व्यापार में भारतीय जहाज़ों की संख्या बढ़ेगी और विदेशी जहाज़ों पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा सरकार कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकती है इंडियन आउंड शिप्स के लिए, जैसे कि फाइनेंशियल एंड टैक्स इंसेंटिव देने की योजना बना रही है सरकार। भारतीय जहाज मालिकों को कम ब्याज दरों पर लोन दे सकती है, पोर्ट चार्जेस एंड टैरिफ में छूट दे सकती है। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत बहुत सारे शिप बिल्डिंग का काम भी किया जा सकता है। इसका रिजल्ट क्या होगा? भारतीय कंपनियां नए जहाज खरीदने और संचालित करने के लिए प्रेरित होंगी, जिससे भारत के इंडियन आउंड वेसल्स की संख्या में तेजी के साथ में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा लॉजिस्टिक लागत को सरकार कम करने की कोशिश कर रही है। कैसे करके करेगी? तटीय शिपिंग को बढ़ावा देकर के सरकार चाहती है कि भारत में माल की ढुलाई समुद्री मार्ग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। इससे जो माल की ढुलाई है वो सस्ती पड़ती है। ये चीज़ कैसे करके संभव होगी? समुद्री मार्गों का यूज़ बढ़ने से सड़क और रेलवे के ऊपर जो बढ़ने वाला दबाव है वो कम होगा। इसके अलावा अब जहाज़ों का व्यापार बढ़ेगा तो भारतीय कंपनियां अधिक जहाज़ खरीदने के लिए प्रेरित होंगी। साथ ही साथ एक चीज़ और ये है कि सरकार तटीय और इनलैंड वाटरवेज के साथ समुद्री शिपिंग को जोड़ने की योजना भी बना रही है, ताकि ट्रेड को हम और भी ज़्यादा तेज कर सकें। रिजल्ट ये होगा कि हम कम लागत में ज़्यादा फायदा कमाएंगे। इससे भारतीय कंपनियां अपना खुद का फ्लीट खरीदेंगी, मतलब खुद के जहाज़ खरीदना वो चालू कर देंगे। इसके अलावा अगला जो फायदा पहुंचने वाला है वो रोजगार से रिलेटेड है। शिपिंग इंडस्ट्री में रोजगार तेजी के साथ में बढ़ने वाला है। भारत में जहाज़ों की संख्या बढ़ाने से नौकरी के नए अवसर पैदा होने वाले हैं। कैसे करके पैदा होंगे? भारतीय कंपनियां नए जहाज़ खरीदेंगी और उनको संचालित करेंगी। इससे नए नए सी फेयरर्स, मतलब नए नाविक चाहिए, जहाज़ मैनेजर्स चाहिए। साथ ही साथ शिप बिल्डिंग, पोर्ट सर्विस, लॉजिस्टिक सेक्टर में बहुत सारी जॉब क्रिएशन चालू हो जाएगा। सरकार भारतीय युवाओं को समुद्री उद्योग में ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करेगी, ताकि उनको नौकरी के विशेष अवसर प्राप्त हो सके। इसके अलावा यदि हम इसके कुछ क्री प्रोविजंस की बात करें, कुछ विधेयक के प्रावधानों की बात करें, तो सबसे पहला प्रावधान यही है कि सरकार अब कोस्टल एरिया का पूरा यूज़ करना चाहती है। तटीय व्यापार की पूरी कैपेसिटी का सरकार यूज़ करना चाहती है। हमारे केंद्रीय पोत और परिवहन जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। उनका कहना है कि स्ट्रेटेजिक कोस्ट लाइन की पूरी कैपेसिटी का हम यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए कानूनी प्रावधान हम लाएंगे। सेकंड नंबर के अंतर्गत जो फॉरेन वेसल्स हैं, इनके लिए हमने लाइसेंसिंग की व्यवस्था करी है। लाइसेंसिंग की व्यवस्था मतलब उनको रेगुलेट करना, कोई किसी का शोषण ना कर सके, कोई किसी का मिसयूज़ ना कर सके। इससे विदेशी जहाज़ों पर निर्भरता सरकार कम करने वाली है। तीसरे नंबर का जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो पॉइंट है नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग स्ट्रेटजिक प्लान सरकार लेकर के आई है। ठीक है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग रणनीतिक योजना बनाई जाएगी। मतलब समुद्री रास्ता और भारत के अंदर के रास्ता में होने वाला ट्रेड दोनों को जोड़ करके देखा जाएगा। मतलब अंदर से माल हम
पानी के माध्यम से, नहर के माध्यम से, नदी के माध्यम से ही लाएंगे और उसको समुद्र तक पहुंचाएंगे। ये योजना भारत की समुद्री परिवहन पॉलिसी को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगी। चौथे नंबर का जो की प्रोविज़न है वो है नेशनल डेटाबेस फॉर कोस्टल शिपिंग। कितने जहाज आ रहे हैं, कहाँ किस चीज़ की कमी है, ठीक है, किस चीज़ की ढुलाई ज़्यादा हो रही है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नेशनल डेटाबेस के माध्यम से हमको प्राप्त हो जाएंगी। सरकार एक नेशनल लेवल का शिपिंग डेटाबेस तैयार करेगी जिसमें तटीय समुद्री व्यापार से जुड़े पूरे डेटा और जानकारी अवेलेबल रहेंगी। इससे कोस्टल शिपिंग को हम आँख लगा करके, आँखों के माध्यम से निगरानी एंड मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करने वाले हैं। एक फ़ायदा यहाँ से ये होने वाला है कि समुद्र के माध्यम से जो ट्रेड किया जाता है उसमें ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए इसको ग्रीन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं और सरकार ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रही है इस विधेयक के माध्यम से। विपक्ष की बहुत सारी आलोचना है, ठीक है, जैसे कि इससे जो फेडरल सिस्टम है वो प्रभावित होने वाला है, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार अब समुद्र के किनारे होने वाले ट्रेड, पार्टिकुलरली बहुत सारे स्टेट के किनारे कोस्ट है, बंदरगाह है, स्टेट की खुद के रिसोर्सेज वहाँ अवेलेबल है, मछली पालन से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है, तो राज्य सरकारों का कहना है ऐसा ना हो कि हमारी जो टैक्स की कमाई है वो कम हो जाए, केंद्र सरकार के पास में ज़्यादा कमाई चली जाए या ज़्यादा अधिकार केंद्र सरकार अपनी झोली में डाल लेगी। ये इनके प्रमुख मुद्दे रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है यहाँ पर कि कैसे करके ये फेडरलिज्म के ऊपर असर डालने वाला है, ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, तटीय शिपिंग विधेयक, कोस्टल शिपिंग बिल 2024 कैसे करके फेडरलिज्म के ऊपर असर डालने वाला है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन। भारत में समुद्री व्यापार और तटीय शिपिंग मुख्य रूप से केंद्र सरकार के एरिया में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है, लेकिन इस विधेयक के कुछ प्रावधान राज्यों की भूमिका को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि सेंट्रलाइजेशन सरकार यहाँ पर बढ़ा रही है। इस विधेयक के अंतर्गत समुद्री व्यापार से जुड़े कई सारे फैसले केंद्र सरकार लेगी, इससे राज्य सरकारों की पावर कम हो जाएगी। कैसे करके? विदेशी जहाज के लाइसेंसिंग सिस्टम हम लागू कर दिए हैं, रेगुलेशन सब केंद्र सरकार के पास चले जाएगा। इसके अलावा नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग स्ट्रेटजिक प्लान का जो मसौदा है एक केंद्रीय समिति तैयार करेगी। राज्यों की समुद्री नीतियां जो है, मैरीटाइम पॉलिसीज को केंद्र सरकार की रणनीति के हिसाब से उनको ढालना पड़ सकता है। इससे राज्यों की ऑटोनॉमी पर असर पड़ेगा, क्योंकि वे अपने तटीय व्यापार से जुड़े फ्री तरीके के निर्णय अब नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा हमें ध्यान ये रखना है कि रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सरकार यहाँ से कम कर दे रही है। कैसे करके? जैसे स्टेट मैरीटाइम बोर्ड की भूमिका कम हो सकती है, क्योंकि तटीय व्यापार पर अब केंद्र सरकार का राज चालू हो गया है। बंदरगाहों और शिपिंग पॉलिसी से जुड़े फैसलों में केंद्र सरकार की पकड़ मजबूत होगी, जिससे राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से प्लान नहीं बना सकते। इसके अलावा पोर्ट्स और शिपिंग पॉलिसी से जुड़े फैसले केंद्र सरकार ही लेगी, राज्य सरकार कुछ नहीं कर पाएंगी। एंड कोस्टल रीजन में विकास परियोजनाएं अब सरकार कैसे करके लागू करेगी, जब केंद्र सरकार ही सारे काम कर डाल रही है। तो इसके अलावा राज्य सरकारों की जो कमाई है वो प्रभावित हो सकती है, एक चिंता का विषय ये है। तो कोस्टल शिपिंग से जुड़े टैक्सेस और ड्यूटीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा राज्यों के पास जाता है, राज्यों की कमाई होती। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल कर लेती है तो राज्यों की फिजिकल ऑटोनॉमी प्रभावित होगी। कैसे? अगर केंद्र सरकार कोस्टल शिपिंग से जुड़े टैक्स और टैरिफ्स पर कंट्रोल बढ़ा देगी तो राज्यों की रिवेन्यू कम हो जाएगी। राज्यों के बंदरगाहों से होने वाली आय पर केंद्र का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे राज्यों को विकास कामों के लिए केंद्र के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। अब ये सीधे सीधे जो है फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को चुनौती देता है। विधेयक में राज्यों की भागीदारी का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्य रूप से केंद्र सरकार ही लेगा। राज्यों को कोस्टल, नेशनल कोस्टल और इनलैंड कोस्टल शिपिंग स्ट्रेटजिक प्लान के अंतर्गत काम करना पड़ेगा, जिससे यदि वो खुद की प्लानिंग पहले बना रहे थे, इतना टैक्स लेंगे, ये जहाज यहाँ से यहाँ जाएगा, ये माल की ढुलाई के लिए इतना रुपए हम चार्ज लेंगे, तो वो सीधे सीधे प्रभावित होने वाला है।
इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं इस कोस्टल शिपिंग जो बिल आया है या फिर कोस्टल शिपिंग बिल के माध्यम से सरकार क्या इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस को पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस विधेयक के बावजूद भी कड़ी टक्कर, तगड़ा कंपटीशन जारी रहेगा। उस कंपटीशन में हम कितना आगे निकल पाएंगे। इंडिया का जो कोस्टल शिपिंग सेक्टर है, इसके पास सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है कि वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। डी कंजेस्ट रोड है, रेलवे है, एंड ये कार्बन एमिशन को कट कर सकता है इस विधेयक के माध्यम से। फिर भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल, ऑपरेशनल एंड पॉलिसी रिलेटेड लिमिटेशन हैं जो कि प्रभावित कर सकते हैं इसकी ग्रोथ को। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो चैलेंजेस है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेंट से रिलेटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे कि हमारे पास में अंडर डेवलप्ड पोर्ट्स एंड हार्बर्स है, लिमिटेड ड्राफ्ट डेप्थ है। मोस्ट जो इंडियन पोर्ट्स हैं जैसे कि मुंद्रा और JNPT को यदि आप छोड़ दोगे तो काफ़ी उथले हैं, मतलब 14 मीटर से इनकी जो गहराई है कम है। इसी के चलते चलते जो बड़े बड़े वेसल्स हैं उनका मूवमेंट नहीं हो पाता। सेकंड नंबर में पुअर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ठीक है। इसका मतलब ये है ऑलरेडी से ये जो बंदरगाह हैं रेल रोड के माध्यम से लिंक नहीं बना पाए हैं, यहाँ तक सड़कें नहीं हैं, यहाँ तक रेल नहीं जाती है दो पोर्ट्स के बीच में। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल हब हैं वो भी दूर दूर हैं। इसके अलावा लैक ऑफ डेडिकेटेड कोस्टल बर्थ्स, केवल 5 से 6 मेजर पोर्ट जैसे कि कोच्चि और चेन्नई ऐसे हैं जहाँ पर एक्सक्लूसिव कोस्टल शिपिंग टर्मिनल बनाए गए हैं। इसके अलावा हमारे जो इनलैंड वाटरवेज हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं है, हम पूरी तरह से उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मात्र मतलब 111 नेशनल वाटरवेज हैं हमारे देश के भीतर में, जिसमें से मात्र 5 ही ऑपरेशनल हैं, जैसे कि नेशनल वाटरवे 1 गंगा पर बना है, नेशनल वाटरवे 2 जो कि ब्रह्मपुत्र पर बना है। इसके अलावा जो मैकेनाइजेशन है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। मोस्टली जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनमें टर्मिनल नहीं है, कार्गो हैंडलिंग की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, साथ ही साथ नाइट का जो नेविगेशन है काफ़ी मुश्किल है। इसलिए ये जो विधेयक है, इस विधेयक में इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी था। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस की बात करें, जैसे कि कोबोटेज लॉ रिस्ट्रिक्शन। करंट रूल क्या बोलता है? इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स कैन ट्रांसपोर्ट कार्गो बिटवीन 2 इंडियन पोर्ट्स। अभी लिमिटेशन है कि 2 बंदरगाहों के बीच में कौन सा जहाज जाएगा, भारतीय जहाज ही जाएगा। इशू क्या है? इंडिया के पास में लिमिटेड फ्लीट्स हैं, लगभग 1500 जहाज ही हैं जो कि ओल्ड हो चुके हैं, इनएफिशिएंट हैं, जबकि जो फॉरेन शिप्स हैं वो चीपर हैं, लेकिन इनकी अनुमति नहीं है। पार्शियल रिलैक्सेशन है, गवर्नमेंट अलाउ करती है फॉरेन शिप्स को सर्टेन रूट के माध्यम से ही, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर रो सर्विसेज है श्रीलंका में, लेकिन फुल लिबरलाइजेशन अभी भी विवाद का विषय है। इसके अलावा टैक्स बहुत ज़्यादा वसूल रही है सरकार, और आने वाले टाइम पीरियड में कमाई ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा होगा। इंडियन शिप को 18% GST देना पड़ता है बंकर फ्यूल के लिए, जबकि जो फॉरेनर वेसल्स हैं वो वाइल फॉरेन वेसल्स गेट टैक्स फ्री फ्यूल, जबकि जो फॉरेन वेसल्स होते हैं वो टैक्स फ्री फ्यूल प्राप्त करते हैं। कस्टम में डिलो भी हो जाता है ड्यू टू प्रोसीजरल बॉटलनेक 8 माइनर पोर्ट। छोटे मोटे पोर्ट में और भी ज़्यादा कागजी कार्यवाही में दिमाग खराब हो जाता है। इसके अलावा जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो बहुत कमज़ोर है हमारे देश का, मतलब हमारे यहाँ पर यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है एंड मल्टीपल क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। एक बात यहाँ पर और इम्पोर्टेंट हो जाती है दोस्तों, आने वाले टाइम पीरियड में सरकार यदि ये विधेयक लेकर के आई है तो उसको ध्यान में रखना था कंपटीशन का। मतलब समुद्री परिवहन, पानी के माध्यम से परिवहन, रेल और रोड के थ्रू जो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उससे सस्ता सरकार को करने का प्रयास करना चाहिए था, महंगा नहीं। इकोनॉमिक एंड मार्केट चैलेंजेस आने वाले टाइम पीरियड में झेलने वाला है ये सेक्टर, जैसे कि हाई कॉस्ट एंड लो प्रॉफिटेबिलिटी। अब माल लेकर के इंडियन जहाज़ में माल आ गया है, अब वापस जब वो जहाज़ जा रहा है तो खाली जा रहा है, इससे जहाज़ की कमाई नहीं हो पाएगी।
एम्प्टी रिटर्न ट्रिप्स, 40 से 50% जो कोस्टल शिप होते हैं वो एम्प्टी चले जाते हैं ड्यू टू ट्रेड इम्बैलेंस के चलते चलते। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आयात निर्यात का इम्बैलेंस है हमारे देश में। मोर इम्पोर्ट्स देन एक्सपोर्ट ऑन सर्टेन रूट्स, दिक्कत ये हो जाती कि कहीं पर इम्पोर्ट ज़्यादा है, कहीं पर एक्सपोर्ट ज़्यादा है। इसके अलावा हायर इंश्योरेंस कॉस्ट, इंडियन शिप्स पे करते हैं 2 से 3 गुना प्रीमियम यदि हम फॉरेन वेसल्स की तुलना करें। मतलब भारतीय जो जहाज़ हैं उनको इंश्योरेंस के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। वहीं यदि हम बात करें रोड और रेल के माध्यम से भी तगड़ा कंपटीशन झेलना पड़ेगा समुद्री परिवहन को। रोड ट्रांसपोर्ट अभी डोमिनेट करता है क्योंकि 60% ऑफ जो कार्गो है वो डोर टू डोर कन्वीनियंस हो गया है। रेलवे ऑफर करता है सब्सिडाइज रेट में बल्क कमोडिटीज़ जैसे कि कोल, सीमेंट, इसके परिवहन को। इसके चलते चलते जो कोस्टल है एंड इनलैंड शिपिंग है ना वो लेस अट्रैक्टिव हो जाता है। इसके अलावा इस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है। हाई कैपिटल कॉस्ट लगती है एंड लो ROI ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कोस्टल रूट। वहीं यदि हम बात करें ऑपरेशनल एंड टेक्निकल इश्यूज़ की तो हमारे पास में जो बहुत सारे जहाजी बेड़े हैं वो इनएफिशिएंट है। मतलब ज़्यादातर तो पुराने हो चुके हैं। 60% जो इंडिया की कोस्टल फीट है 20 साल से पुराने हो चुके हैं हमारे जो जहाज़ हैं। इसके चलते चलते मेंटेनेंस का खर्चा भी ज़्यादा आता है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड किस्म के वेसल्स हम लोग नहीं बना पाए हैं एंड कार्गो की जो हैंडलिंग है बहुत स्लो है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम है लगभग इंडियन पोर्ट्स का वो 2 से 3 दिन का है, जबकि सिंगापुर और रोटरडम में देखेंगे तो 1 दिन से भी कम लग जाता है। इसके अलावा मैकेनाइजेशन बहुत कम है, मैनुअल लोडिंग होती है, अनलोडिंग भी मैनुअल हो रही है। इसके चलते चलते डिले बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा मानसून से जुड़ा भी एक रिस्क रहता है, जैसे कि जून से सितंबर के महीने में जो 2 दिन की जगह 3 दिन लग जाते हैं एंड नेविगेशनल सहायता कोई अवेलेबल नहीं है, जैसे कि नाइट के समय में नेविगेशन बहुत सारे वाटरवेज में अवेलेबल नहीं रह पाता। इसके अलावा अगला जो बड़ा सा चैलेंजेस है वो ये है, यदि हम समुद्री जहाज़ के माध्यम से परिवहन कर रहे हैं तो कई बार जहाज़ डूब जाता है, जहाज़ से रिसाव हो जाता है, समुद्री डकैत हैं, लुटेरे हैं, ये इसके कुछ चैलेंजेस हैं। कोस्टल इरोजन एंड पॉल्यूशन मेन रीज़न है। ठीक है, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा गहरे बंदरगाह बनाते हैं तो ये डैमेज करता है मैरीटाइम इकोसिस्टम को। तेल का बिखराव है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का मटेरियल का डिस्चार्ज हो जाना पानी में कोस्टल बायोडाइवर्सिटी को सीधा सीधा प्रभावित करता है।